हेलो बच्चों। आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो। ऑलरेडी आप 11th और 12th पढ़ चुके हो। मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मैं जेई और नीट का फिजिक्स का फैकल्टी हूँ। तो अगर आप ड्रॉपर के स्टूडेंट हो, मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको 11th और 12th के कुछ कुछ टॉपिक जो आता होगा, थोड़ा बहुत बेसिक्स आता होगा। चूँकि ये लेक्चर बहुत बड़ा नहीं होने वाला, बहुत छोटा होने वाला, तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा डिस्कस किया जाए जिससे क्या कि हमारे जो जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जेईई नीट के एग्जाम के जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात किया जाए रादर देन कॉन्सेप्ट। तो जैसा कि हमने टॉपिक लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसी के बारे में हम थोड़ा सा थ्योरी का डिस्कस करेंगे और रेस्ट ऑफ द हम क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके पहले इस टॉपिक्स के स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा और आप ऐसे मन में ही उसका सवाल का आंसर देना कि इसका सवाल का आंसर क्या हो सकता है। ले सपोज करो यहाँ पे एक हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारी h है और यहाँ एक पार्टिकल है जिसका मास m है। इसको u वेलोसिटी से और u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली करके इसको थ्रो कर दिया गया है। तो हम जाहिर सी बात जानते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और प्रोजेक्टाइल मोशन करते करते ये इस ग्राउंड को यहाँ पे हिट करेगा। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का कुछ फिगर होगा। अगेन हमारे जो बिल्डिंग है उसकी हाइट हमारी h है, यहाँ पार्टिकल m है जिसको u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ऐसे प्रोजेक्ट किया गया। जब हम u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे करेंगे तो हम भी जानते हैं यहाँ पे जो हमारा पाथ होगा वो कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल होगा और एक ग्राउंड कुछ यहाँ पे हिट करेगा। ओके, मेरे अगेन एक और क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सेम वही बिल्डिंग है h है, हमारे एक पार्टिकल है जिसका मास m है। अब इसको हॉरिजॉन्टल से u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंकते हैं और एंगल क्या बना रहा है, थीटा। और हम जानते हैं अभी भी ये कौन सा पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल। अब तीनों के तीनों फिगर को जरा ध्यान से हम देखते हैं। हमारा तीनों फिगर में बिल्डिंग की जो हाइट है वो हमारी सेम है और हमारा जो पार्टिकल है उसमें मास क्या है, सेम है और तीनों को u वेलोसिटी से हम फेंकते हैं। फर्क क्या है कि यहाँ u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर की तरफ है और यहाँ u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल नीचे की तरफ है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो तीनों पार्टिकल इस ग्राउंड को जब हिट करेगा, तो जब ग्राउंड को हिट करेगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, हमारा क्वेश्चन ये है। अब ऑलरेडी हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन को प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू आप कर सकते हो। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता, ऑलरेडी इसका कर सकते हो कि हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हम करते क्या है कि सभी जितने भी हमारे जो भी हमारे 2D मोशन है उसको 2 1D में हम तोड़ लेते हैं और दोनों का अलग अलग सॉल्व करते हैं और दोनों में समय की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब इस क्वेश्चन को हम इस तीनों क्वेश्चन को करने जाएंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन से नो डाउट इसका सलूशन आ जाएगा और सलूशन का हमारा कुछ स्टेप में आ जाएगा। बट हम इन्हीं क्वेश्चन को हम करेंगे किसे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से इन सारे क्वेश्चन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन से न करके हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की थ्योरी लगा कर कॉन्सेप्ट लगा कर हम करने ट्राई करेंगे। और आप ये चीज जरूर नोटिस करोगे कि जब हम इन सारे क्वेश्चन को मैं इससे करने का ट्राई करता हूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जेईई नीट एग्जाम में वो टाइम होता है। वो टाइम बहुत ही कम रहेगा, विद इन द वन लाइन इन तीनों का आंसर आ जाएगा हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट से। तो मैं क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले इस एनर्जी को पढ़ ले, मैकेनिकल एनर्जी को पढ़ ले कि ये होता क्या है। छोटा सा 5 मिनट का ऑलरेडी आप लोग को पता होगा क्योंकि आप प्रॉपर के स्टूडेंट हो, फिर भी मैं छोटा सा एक उसके बारे में इंट्रो या थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। अब मैकेनिकल एनर्जी को जरा ध्यान से देखें। मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो किसी भी बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर कोई क्या बोलते हैं, उस सिस्टम या उस बॉडी का क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अब जरा इस बात को ध्यान देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिंपली हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जिसको हिंदी में गतिज ऊर्जा ही बोलता है। काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। अगर इसको मैं बहुत ज़्यादा ना डिफाइन किया, अगर किसी भी पार्टिकल में जिसका मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास जाहिर है कुछ न कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी। अगर मैं इस बात को एक बहुत ही रियल एग्जांपल से बात करूं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो आदमी हैं, एक आदमी लेटा हुआ है, एक आदमी चल रहा है और हम पूछे कि किस आदमी के पास एनर्जी ज़्यादा है,
तो अब जाहिर सी बात बोलोगे जो आदमी चल रहा है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसके पास कुछ न कुछ क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला हम क्लास 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्या होता है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये वाला फैक्टर है हमारा, क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज क्या है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करें। पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिंपली, पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको मैं और अच्छे से डिस्क्राइब करूं, स्टोर ये क्या होती है हमारी स्टोर फॉर्म ऑफ क्या होती है, एनर्जी होती है। अब सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को मैं डिस्क्राइब करता हूं। पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल एनर्जी बताने के पहले मैं फोर्स के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। जनरली फोर्स हम जानते हैं क्या होता है, फोर्स सिंपल डेफिनेशन होता है, फोर्स इज अ फोर्स ऑफ पुल। फोर्स जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। आई होप आप सबको ये पता होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। इसका मैं बहुत ही अच्छा अगर एग्जांपल की बात करें, मान लेते हैं फ्रिक्शन की बात करें, तो हम एक पार्टिकल को यहाँ से लेके यहाँ तक लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने का हमारा दो वे होगा, एक तो हम ऐसे चले और एक हम डायरेक्ट ऐसे चले। दोनों सिचुएशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट तो यही है हमारा। अब हम जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, F इनटू क्या होता है, S। अब हमारा यहाँ वर्क डन बाई हम फ्रिक्शन फोर्स निकालना चाहते हैं, तो पहले फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लग रही है, दूसरे में फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रही है, कम। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स का जो वर्क डन है वो पाथ पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। वो पाथ पे क्या कर रहा है हमारा, डिपेंड कर रहा है। और जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स वे फोर्स होते हैं जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, चाहे हम कैसे भी जाए, किसी भी पाथ से जाए, उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स का तीन बहुत ही अच्छे मेनली एग्जांपल हम पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा कौन सा पढ़ते हैं हम, हाँ सही बोल रहे हो आप, स्प्रिंग फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी केवल और केवल हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है। अब इस बात को हम सब कैसे मान लें, और लॉजिक की बात ध्यान से देखो। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऐसी एनर्जी जिसको स्टोर कर दिया जा सके, जिसको क्या किया जा सके, स्टोर। और यहाँ क्या लिखा है, कंजर्वेटिव। जरा कंजर्वेटिव वर्ड शब्द को जरा ध्यान से, कंजर्वेटिव तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि किसी चीज को कंजर्व करना, तो जाहिर सी बात है ये भी कंजर्व मतलब किसी चीज को कंजर्व करना, ये भी क्या है, स्टोर है। स्टोर मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी केवल केवल डिफाइन होता है किसके लिए, हमारा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही डिफाइन होता है, बाकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। दूसरी बात, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ये पूछोगे सर सिस्टम क्या है, अरे सिस्टम वही है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिस्टम में दो या दो से ज्यादा पार्टिकल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। और जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं बोलूंगा एक मार्कर है, लेकिन दो मार्कर ला दी तो मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा एक मार्कर का क्या है, सिस्टम है। तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होने के लिए कम से कम हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होने के लिए कम से कम हमारे पास सिस्टम होना जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी एक पार्टिकल का कभी भी डिफाइन नहीं होता है। बात समझ में आ गई। ये होता है पोटेंशियल एनर्जी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ये हमको लंबे चौड़े इंटीग्रेशन से बचाता है, लंबे चौड़े इंटीग्रेशन से। सब अब जरा बात को ध्यान से देखो, तुम जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो, टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है और इंटीग्रेशन में समय लेता है। अगर इसके कॉन्सेप्ट हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। जब इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं तो हमारे पास टाइम बच जाएगा। तो ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी एक तो हमारी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, दूसरा क्या होता है हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तीसरा क्या होता है, दूसरा क्या है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए केवल डिफाइन होता है, तीसरा होता है हमारा ये सिस्टम के लिए होता है। ये किसके लिए डिफाइन होता है, हमारा सिस्टम के लिए डिफाइन होता है। अब हम जैसे कि हमने बताया था कि हमारे कंजर्वेटिव फोर्स मेनली तीन टाइप के लिए पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और क्या होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। अब इन तीनों के बारे में हम चर्चा करते हैं। खैर अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है। मैकेनिकल एनर्जी होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को भी क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं।
बात समझ में आ गई। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से हमको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं कि किसी के लिए भी डिफाइन हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होने के लिए केवल और केवल कौन सा फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स ही होना चाहिए। जैसे सपोज एग्जांपल करें, अगर मान लेते हैं कि ये अर्थ का सरफेस है और ये हमारा कोई पार्टिकल है, अगर इसको h हाइट तक ऊपर ले जाते हैं तो दोनों के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो होता है हमारा mgh। वो क्या होता है हमारा mgh। हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में और कुछ डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन टॉपिक हमारी ये नहीं, टॉपिक हमारी ये है तो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। खैर बहुत सारे और बातें हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है, पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा mgh, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होता है किसके लिए, सिस्टम के लिए। सिस्टम के लिए कम से कम कितने पार्टिकल होने चाहिए, दो। एक ये रहा, दूसरा ये अर्थ रहा, तो क्या यहाँ पे दो पार्टिकल है कि नहीं है, तो इसके बीच में हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। अगर मैं बोलूँ कि केवल इस मार्कर की पोटेंशियल एनर्जी बता, बाकी कहीं अर्थ वगैरह कुछ नहीं है, तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होगी। बात समझ में आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स ज्यादा नहीं होता है, केवल क्या होता है, बस तीन ही होता है। हम तीनों के एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बहुत ईजी है, आई होप आप सब लोग जानते ही होंगे। मैं इसको रफ करता हूँ, मैं उसके बाद बताता हूँ। कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें हम, कंजर्वेटिव फोर्स में पहला फोर्स होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा फोर्स होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा फोर्स होता है हमारा क्या, स्प्रिंग फोर्स। यही हमारे तीन टाइप के फोर्स होते हैं। कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा क्या होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स। अब जरा बात को ध्यान से समझें कि कंजर्वेटिव फोर्स ठीक हमने देख लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स होता है, नो डाउट अच्छी बात है। अब जरा हम फोर्स देख लेते हैं, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी देख लेते हैं। हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F बराबर क्या होता है हमारा g m1 m2 और क्या होता है हमारा r²। जैसा कि जानते हैं अगर दो हमारा मास है, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होता है, g m1 m2 और क्या होता है r² होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है हमारा F बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है r² होता है। जैसा कि हम आप लोग जानते ही हैं कि अगर दो चार्ज है Q1 और क्या हमारा Q2 है, बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दो चार्जेस पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो F बराबर K Q1 Q2 क्या होता है r² होता है। स्प्रिंग फोर्स की बात करें, F बराबर क्या होता है माइनस का kx होता है। माइनस बस इंडिकेट करता है साइन को, अगर x हमारे इधर है तो F कहाँ होगा इधर, x और F का डायरेक्शन क्या होता है अलग अलग होता है। और x जो लिया जाता है ये स्प्रिंग फोर्स में आप लोग जानते होंगे कि ये कहाँ से लिया जाता है, ये लिया जाता है हमारा फ्रॉम नेचुरल। ओके, अब हमने फोर्स देख लिया, ये देख लिया। अब हम दो चीज का और फार्मूला देखेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी का, दूसरा क्या देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी का। ग्रेविटेशनल फोर्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है U बराबर क्या होता है हमारा, U बराबर होता है g m1 m2 अपॉन क्या होता है r विद माइनस साइन। एक और फार्मूला हम पढ़ते हैं, U बराबर क्या होता है हमारा mgh, जहां h जो होता है वो हमारा ग्राउंड से क्या होती है हमारी हाइट, या अर्थ के सरफेस से क्या होती है हाइट। अगर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात की जाए तो U बराबर होता है हमारा ये U बराबर होता है K Q1 Q2 अपॉन क्या होता है R। अगेन यहाँ Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, तो यहाँ जो Q1 Q2 है हमेशा किसके साथ रखते हैं हम, साइन के साथ रखते हैं, इसके साथ साइन के साथ। लेकिन यहाँ m1 m2 क्या है, m1 m2 मास है, और मास हम जानते हैं हमेशा ही क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव हमेशा ही रहेगा। बट यहाँ कोई नेगेटिव नहीं है, यहाँ Q1 और Q2 किसके साथ रखते हैं हम, साइन के साथ, जो कि चार्ज प्लस भी होता है और क्या होता है हमारा माइनस भी होता है। अगर इसकी फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो होता है हमारा हाफ k x², जहाँ k क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और x क्या होता है कंप्रेशन या क्या होता है इलांगेशन।
कंप्रेशन इलॉन्गेशन की बात करें, अगर मान लेते हैं स्प्रिंग है ऐसे ही रख दिए तो उसका नेचुरल लेंथ होता है, कुछ दबा दिए तो कंप्रेस हो गया तो उसमें कुछ एनर्जी आ जाती है, और कुछ फैला दिए तो एलोंगेट कर दिए तो भी उसमें क्या होती है, एनर्जी आती है। ये होती है यू बराबर क्या होता है, हाफ ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर। आगे हम फार्मूला देखेंगे तीसरा है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सब लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी फार्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम क्या होता है, वी स्क्वायर। जहां एम क्या होता है, जिस बॉडी या जिस पार्टिकल का हम एनर्जी देख रहे हैं उसी का मास है, और v क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी जस्ट अ सिंपल वेलोसिटी है, और हम जानते हैं कि एनर्जी हमारा कैसा क्वांटिटी होता है, एनर्जी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी तो जो बचपन से स्केलर क्वांटिटी के अगर हमको प्लस माइनस कुछ भी करना है तो वो वही कैलकुलेशन होता है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। आई होप इतना आपको सबको पता होगा। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, और इसकी काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, और ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। और स्प्रिंग फोर्स में ये फोर्स का फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, और क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अगर रियल में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी का जो रियल फार्मूला होता है वो हाफ एम वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है, और हम जानते हैं वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्या होता है हमारा, हाफ एम वी होता है हमारा वी स्क्वायर होता है। और जहां डॉट होता है वहां क्या होता है, डॉट, जो डॉट प्रोडक्ट हमारे स्केलर क्वांटिटी देता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है हमारा, वेक्टर। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो हमने बता दिया था। अगेन अब जब हम लेक्चर का स्टार्टिंग कर रहे थे तो जो स्टार्टिंग मैंने 3 क्वेश्चन बताया था, हालांकि क्यों 3 ही क्वेश्चन नहीं करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उन 3 क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट जरा ध्यान से देखो, जब भी तुमको पूरे के पूरे क्वेश्चन में, जब भी जैसा भी फिगर बनाए, जिस तरह के भी फिगर बनाए, जब भी तुम्हारा पूरे के पूरे क्वेश्चन में तुमको बस ये फीलिंग आ जाए कि वहां पे कोई और फोर्स लग ही नहीं रहा है, केवल ये 3 फोर्स लग रहा है, केवल कौन सा लग रहा है, 3, या तो ये लगे, या तो ये लगे, या तो ये लगे, या तो ये दोनों एक साथ लगे, या तो ये दोनों एक साथ लगे, या तीनों ही एक साथ लगे। कहने का मतलब इन तीनों के अलावा कोई भी फोर्स ना हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन में दिख जाए कि केवल ये 3 ही फोर्स लग रहा है, वहां हमेशा मैकेनिकल एनर्जी हमेशा ही क्या होती है, कंजर्व होती है। यानी शुरू में जो मैकेनिकल एनर्जी थी और बाद में जो मैकेनिकल एनर्जी थी, दोनों हमेशा ही क्या होंगे, सेम होंगे। वहां मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी हमारी, कंजर्व। कब, हमेशा नहीं। कब, जब केवल कौन सा फोर्स लगे, 3 ही फोर्स लगे, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कौन सा, स्प्रिंग फोर्स। जब केवल यही फोर्स लगे तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व। यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होगा, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। तो हम लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। और मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल क्या होगा हमारा, u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, u फाइनल प्लस का k फाइनल। अब कहोगे सर हम ये बात क्यों मानते हैं, बिल्कुल क्योंकि आप अगर नीट जेईई की तैयारी कर रहे हो तो रटने से तो काम चलेगा नहीं, हर एक चीज का लॉजिक होता है। ये जो चीज आता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से। वर्क एनर्जी थ्योरम आप आई होप वर्क और एनर्जी पढ़े होंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस हमने बोला कि ये कब लगा सकते हो, जब केवल और केवल यही फोर्स हो। जब केवल और केवल यही फोर्स हो तो लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वहां से हम करते हैं ऐसा, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। जब ये होता है तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, इस चीज को लिखते हैं u इनिशियल माइनस का u फाइनल बराबर के फाइनल माइनस का के इनिशियल। अब एक काम करिए, u फाइनल को इधर लाइए, के इनिशियल को इधर लाइए, ये इक्वेशन बना के लिखिए। तो ये आया हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से ही है। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में केवल और केवल कौन सा फोर्स का प्रॉब्लम होना चाहिए, केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स बोले तो केवल और केवल ये तीन। अब सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हमारे पास केवल जाएंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन में भर भर के क्वेश्चन करेंगे। और जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका एक बेसिक अप्रोच अपने चैप्टर में होता है, वो कर भी सकते हो जस्ट लाइक प्रोजेक्ट आई। लेकिन ऐसे भी हम लेकिन इस वाले मेथड से करेंगे तो विद इन द वन लाइन हम सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
आई होप थोड़ा ब्लैक बोर्ड क्लियर नहीं हुआ, बट प्लीज़ इसको एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ और हो सकता है कि आपको आवाज़ में भी प्रॉब्लम हो, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इट्स सब जुगाड़, सो पर जुगाड़ जैसा इंडियन में होता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, वही क्वेश्चन लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्वेश्चन क्या किया था, 3 क्वेश्चन दिया था, मैं जल्दी ड्रॉ करता हूँ। एच हाइट है, एम मास का पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से, ठीक है। एच हाइट है, एम मास का पार्टिकल है, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका और जेंटल स्पिन एंगल बना है थीटा। एच हाइट है और यहाँ एक पार्टिकल है, मास m है, और यू वेलोसिटी से कहाँ फेंका, नीचे, विद एंगल ऑफ थीटा। और हम जानते हैं कि तीनों पार्टिकल क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्टाइल, तीनों पार्टिकल क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्टाइल। मेरा क्वेश्चन क्या था, जब ये हमारा यहाँ पे हिट करे तो इसकी क्या बताइए, वेलोसिटी, इसकी क्या बताइए, वेलोसिटी, इसकी क्या बताइए, वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लेते हैं, और मैं क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई हमारा वेज है, एंगल यहाँ थीटा है, इसका हाइट यहाँ से h है, यहाँ m मास का मान लेते हैं क्या है, ब्लॉक है, और ये जो सरफेस है वो फिक्स सरफेस है, यानी म्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, 0 है, ठीक है। जब ये m मास पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किया गया है, तो नीचे जब ये नीचे आएगा तो यहाँ इस m मास की ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। अगेन अगला क्वेश्चन, अगेन ये क्या है हमारा, वेज है जिसकी हाइट क्या है हमारा, h है, ठीक है ना, एंगल कितना है, थीटा है, और यहाँ पे पार्टिकल है वही m मास का है, u वेलोसिटी से ऐसे थ्रो किया गया है, इस पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, और ये ऐसे हमारा एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, लेकिन इसका भी कोई भी फ्रिक्शन हमारा नहीं है, मतलब सरफेस पूरी की पूरी क्या हमारी स्मूथ है। तो जाहिर सी बात है ये पार्टिकल नीचे आएगा और नीचे जाते जाते हमारा कुछ यहाँ तक आएगा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा h2 है, ले सपोज क्या है h2, यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पे उसकी क्या बतानी है, वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास कितने क्वेश्चन है, हमारे पास यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, क्यों नीचे आएगा, अच्छा ध्यान से देखो ना, ये पार्टिकल नीचे आ रहा है, क्यों, क्योंकि इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, mg के कारण जी एक्सेलरेशन मतलब कहाँ है, नीचे। इसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, अपने आप नीचे आ, लेकिन इसको अर्थ खींच रही है, जी से खींच रही है। वो अलग बात है कि जी का कंपोनेंट एक जी sin थीटा इधर होगा, जी cos थीटा इधर होगा, लेकिन इसको खींच तो वही खींच रहा है ना, हाँ ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ये भी जरा ध्यान से देखो, ये भी नीचे आएगा, देखिए क्यों आएगा नीचे, क्योंकि यहाँ भी केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। जरा इस 5 क्वेश्चन में देखो, क्या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई भी और फोर्स लग रहा है, नहीं, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है। और हम जानते हैं, भी पढ़े कि जहाँ हमारा केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, वहाँ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व होती है, मतलब यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर क्या होता है, यू फाइनल प्लस के फाइनल। जरा ध्यान से देखिए, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस क्या होगा, के फाइनल, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए यू, अब हम जानते हैं ये पार्टिकल पहले यहाँ था, आया यहाँ पे, तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, इनिशियल, और ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, फाइनल। यू क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, इसकी अर्थ से हाइट कितनी है, h, तो यहाँ का, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, mgh। क्या ये यू इनिशियल हुआ कि नहीं हुआ, फिर के इनिशियल। अभी बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, सिंपल क्या होता है, हाफ एम v स्क्वायर, v क्या होती है, वेलोसिटी, और यहाँ इसकी वेलोसिटी कितनी है, u, तो के इनिशियल कितना हो जाएगा हमारा, हाफ एम u स्क्वायर, ठीक है, इसको स्टोर। अब ये इनिशियल कंडीशन खत्म, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में हमने एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को क्या कर दिया, लिख लिया। अब ये कहाँ है, नीचे, जब नीचे आया तो हाइट कितनी हुई, 0, तो क्या यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी हुई, नहीं, यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी, 0। अब यहाँ की वेलोसिटी कितनी, v, तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, फिर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। अब हमारे पास ये इक्वेशन बना, जरा ध्यान से देखिए, m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या हो जाएगा, 2gh प्लस का u स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर, यानी v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट u स्क्वायर प्लस का 2gh। ये हमारा क्या हो गया, आंसर।
जब इसको लेक्चर के स्टार्ट होने के पहले हमने बताया था इसको मैं प्रोजेक्टाइल मोशन से भी कर सकता हूँ, बट उसका सोल्यूशन थोड़ा सा टाइम टेकन होगा। पहले मैं टाइम निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू ही रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी h हाइट नीचे जाएगा, टाइम के साथ कुछ करूंगा तब यहाँ तक आएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखें, हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से विद इन द टू लाइन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये हमारा कौन सा कंडीशन है? इनिशियल। ये कौन सा कंडीशन है हमारा? फाइनल। क्या इनिशियल में हाइट h है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना होगा? mgh। वेलोसिटी कितनी है? u, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगा? हाफ m u स्क्वायर। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ u तो हॉरिजॉन्टल है और यहाँ u क्या है? थीटा एंगल पे ऊपर है। तो हमने क्या बोला था कि जो काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी होती है वो जस्ट सिंपल वेलोसिटी, वो किस डायरेक्शन में हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है हमारा हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे क्या ये वाला एक्सप्रेशन इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी क्या है? सेम है। नीचे आया हाइट कितनी होगी? 0, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हुआ? 0। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? v, तो हाफ एम क्या हो गया? v स्क्वायर। इन इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का हमारा एक्सप्रेशन यही है कि नहीं है? तो आंसर भी क्या आएगा? वही। इसकी v की वैल्यू और इसकी v की वैल्यू क्या होगा? सेम। इसके बाद करें तो ये हमारे इनिशियल होगा, ये हमारा क्या होगा? फाइनल। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। इनिशियल में हाइट h mgh, वेलोसिटी u, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m u स्क्वायर। नीचे पहुंचा हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v, तो ये हो जाएगा हाफ m क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। ओके, तो आगे वही आएगा। इसके लिए एक्सप्रेशन क्या है? वही है। यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ हाइट कितनी है? h, तो mg क्या हो जाएगा? h। हाइट कितनी? ये हमारा इनिशियल कंडीशन है और ये क्या हमारा? फाइनल। ऐसे ही हमारा इनिशियल है और ये क्या हो जाएगा? हमारा फाइनल। बस समझ में आ गई? ये इनिशियल है, ये फाइनल, ये इनिशियल है, ये क्या हमारा? फाइनल है। अब इनिशियल में हाइट h, तो mgh। वेलोसिटी कितनी है? u, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ हाइट कितनी होगी? 0, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ वेलोसिटी कितनी है? v, तो हाफ m क्या हो गया? v स्क्वायर। इसके लिए भी एक्सप्रेशन सेम है। ध्यान से देखो तो इसके लिए भी सेम है, हाइट h है, वेलोसिटी u है। यहाँ जब पहुंचा तो हाइट 0 हो गई और वेलोसिटी कितनी है? v है। तो जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्वेश्चन कितने हैं? 5। क्वेश्चन कितने हैं? 5। और पांचों का सलूशन क्या है? बस यही है। असल में यही इसकी खूबसूरती है। अगर मैं कॉन्सेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करता हूं तो क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हमारे हैंडल हो जाता है। क्वेश्चन टफ नहीं होता है। फिजिक्स के क्वेश्चन केवल और केवल कॉन्सेप्चुअल होता है। हाँ, मैथ में कैलकुलेशन होती है, मैं मानता हूं, लेकिन फिजिक्स में केवल और केवल क्या है? कॉन्सेप्ट है। अगर मैं कॉन्सेप्ट सीख गया, हमने सवाल बनाया और मैं ऐसे निकाला। ठीक है, अब चाहे तो इसमें और ज्यादा सवाल बनाए जा सकते हैं। अगर मान लेते हैं मैं इससे कुछ पूछूं, अगर यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 नहीं रहता है, अगर ये सरफेस स्मूथ नहीं रहती, रफ रहती, तो क्या ये एक्सप्रेशन कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या आ गया? फ्रिक्शन आ गया। और फ्रिक्शन कौन सा फोर्स होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आ गया तो ये लगा सकते हैं? नहीं, तब वहां हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क एनर्जी थ्योरम। सपोज करो यहाँ का फ्रिक्शन हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, ये सरफेस क्या है? रफ है और ये सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो यहां से जब ये स्मूथ है तो यहां से यहां तक केवल और केवल कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहां से यहां तक हम एनर्जी का यानी मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। बट यहां से यहां तक का सरफेस क्या है? रफ है। सरफेस क्या हमारा? रफ है। जब यहां से यहां तक का सरफेस रफ है तो मैकेनिकल एनर्जी का हम कंजर्वेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब बताओ यहां से यहां कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब यहां से यहां तक नहीं हो सकता है तो वहां यहां से यहां तक भी नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या है? कंजर्व है। ओके, आई होप आप ये बात समझ चुके होंगे। अब मैं कुछ और क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन को और ध्यान से देखते हैं। अब मैं चाहता हूँ मैं एक ही क्वेश्चन और कुछ बड़ा क्वेश्चन लूँ। बेसिकली बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है। बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में हमको ये बेनिफिट रहता है ना कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में आ जाते हैं, तो हमारे वहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। नहीं डरना है। क्यों डरना है? बड़ा क्वेश्चन को देख के डरना थोड़ा ना, क्योंकि अगर डर जाओगे तुम खुद सोचो कि अगर मान लेते हैं थोड़ा सा डर तो कॉन्सेप्ट बस एक ही तो सीखे, इन क्वेश्चन पढ़ा तो कॉन्सेप्ट उसमें कितने ज्यादा सीख जाओगे? बहुत ज्यादा सीख जाओगे। अब अगर बात करें जेईई एडवांस में बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन जब जेईई एडवांस का क्वेश्चन कोई तोड़ दिया जाता है तो उसमें जेईई मेंस और नीट का भी क्वेश्चन निकल जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा कि सबका सॉल्यूशन क्या हमारा सेम है।
अच्छा, दो उस एक और क्वेश्चन के पहले मैं दो और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। सपोज करो यहाँ एक मास m है, यहाँ भी मास m है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है r है, ठीक है r है, और ये मास हमारा फिक्स्ड है, ये मास हमारा फिक्स्ड नहीं है, मूवेबल है, ठीक है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था r1 था, और मैं जस्ट इसको रिलीज किया हूँ, जस्ट क्या किया ऐसे पकड़ के रिलीज किया हूँ। रिलीज करने का मतलब क्या होता है, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी जी। अब बताओ ये मास क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। क्या ये एक मास है, ये भी मास है, बीच का कुछ डिस्टेंस है कि नहीं है, तो जब बीच का कुछ डिस्टेंस है, दो मास है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इस वाले मास पे एक फोर्स लगेगा, और फोर्स किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ, क्योंकि हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा ही कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। तो क्या ये m मास इधर आएगा कि नहीं आएगा, आते 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 मान लेते हैं कि ये m मास यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी r2, यहाँ तक का वेलोसिटी कितनी थी 0, यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं कि हमको पूछना है, बताना है, क्या करेंगे, सिंपल। अब जरा ध्यान से देखो, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में केवल और केवल कौन सा हमारा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम इजीली मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। पहले मास यहाँ था तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी, अब मास यहाँ पे तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, फाइनल। बस हमें क्या करना है, एनर्जी को क्या करना है, कंजर्व करना है। हम लिखेंगे u इनिशियल प्लस k इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, u फाइनल प्लस क्या हो जाएगा, k फाइनल। u इनिशियल यहाँ तक मास m है, मास m है, तो फार्मूला क्या पढ़े थे, जो पिछले वाले स्लाइड में देखा था कि हमने फार्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है हमारा u बराबर -g m1 m2 अपॉन r। तो ये हो जाएगा माइनस का g, m1 भी m है, m2 भी m है, तो m क्या हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा r, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इसकी वेलोसिटी यहाँ कितनी है 0, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। इसकी वेलोसिटी कितनी है इसकी वेलोसिटी, क्या हमने सवाल में दिया है, बिल्कुल दिया है, क्या लिखा है, फिक्स्ड, यानी हमेशा ये रुका हुआ है। जब रुका हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। और जरा ध्यान से देखें यहाँ पे क्या है हमारा फिक्स्ड, और जब फिक्स्ड है तो लीजिए, अब जब ये वाला हमारा मास जब यहाँ पहुंच गया तो ये हमारी फाइनल सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई हमारी r2, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा माइनस का m स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा r2, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ m v स्क्वायर। अब इजीली जो भी तुमको करना है काट कुट लेना, और हमारा फाइनली किसका आंसर आ जाएगा v का, ठीक है। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चन लेने करना चाहता हूँ, ये इसको इधर लाना, फिर इसको इधर करना। अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो अगर ये हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं करते हैं ना, इस क्वेश्चन को मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकता था, और इस क्वेश्चन को मैं काइनेमेटिक्स से भी कर सकता था, लेकिन उन दोनों प्रोसेस में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे धीरे धीरे इधर आ रहा है तो बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, और बीच का जब डिस्टेंस बदल रहा है तो फोर्स का वैल्यू बदल रहा है, तो यहाँ फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स क्या हो गया वेरिएबल, तो वॉल्यूम भी हमको इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। और जब फोर्स वेरिएबल तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा वेरिएबल। बात समझ में आ रही है, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ तो आप लोग को आता होगा, ठीक है ना। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो ये भी क्वेश्चन हमारा कैसा होगा, हमारा वेरिएबल एक्सेलरेशन का। तो उन दोनों मेथड में हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हमारी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि इसमें हम विदाउट इंटीग्रेशन विद इन द वन लाइन इस क्वेश्चन के क्या निकाल दिए, आंसर निकाल दिए। मैं आगे इसको कैलकुलेशन कर नहीं रहा हूँ, इसको उधर ले जाएंगे, m को नीचे लाएंगे, डिवाइड करेंगे, रूट लगाएंगे और क्या आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मान लेते हैं कि ये चार्ज हमारा क्या है q, जो कि हमारा क्या है फिक्स्ड है, ये क्या है चार्ज क्या है हमारा q2 जो कि मूवेबल है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मान लेते हैं कितने r1 है। अब क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा, इसके कारण किधर लगेगा इधर, जब इधर लगेगा तो क्या ये पार्टिकल इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो q2 मान लेते हैं कहाँ से लग गया यहाँ पे। मान लेते हैं कि जब यहाँ पे था तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी थी हमारी v, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी थी हमारी v, कितनी थी v1। जब यहाँ पहुँच गया तो मान लेते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई v2, इसी v2 की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। जब यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना था, मान लेते हैं क्या है r2। जरा ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। यहाँ कौन सा फोर्स लगता है,
ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों के दोनों कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। एक फील्ड फोर्स भी आगे बोलते हैं, जब वो फोर्स का हम डिस्कशन करेंगे, फोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फील्ड फोर्स क्या होता है, ये सब उसी के एग्जांपल है। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है, सेम है। अब अगेन ये हमारी इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा क्या है, फाइनल कंडीशन है। ये इधर क्यों जाएगा, क्योंकि फोर्स लग रहा है इधर। अब इनिशियल है तो बताओ फार्मूला क्या पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी का, U बराबर होता है हमारा K Q1 Q2 अपन क्या होता है R, जहां R दोनों के बीच में क्या होता है डिस्टेंस, और यहाँ Q1 Q2 किसके साथ प्रूव करते हैं हम, साइन के साथ प्रूव करते हैं। तो ध्यान से देखो यहाँ हो जाएगा U इनिशियल प्लस का K इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस का क्या हो जाएगा, K फाइनल। U इनिशियल क्या होगा, K Q1 Q2 अपन क्या हो जाएगा R, सही बात है, यहाँ पे है इसका डिस्टेंस r1 है, प्लस के इनिशियल कितना हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है v1, मान लीजिए इसका मास क्या है m, इसका भी मास क्या है m है, तो ये हो जाएगा हाफ m v1 के क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी बात सही है, बराबर k फाइनल। अब इसका भी वेलोसिटी होगा ही नहीं क्योंकि ये हमेशा ही क्या है, फिक्स्ड है। जब यहाँ पहुंचा तो हमारा बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा r2, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा k q1 q2 अपन क्या हो जाएगा r2, ठीक है। के फाइनल कितना होगा, के फाइनल जब यहाँ पहुंच गए तो क्या हो जाएगा हमारा हाफ m v2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे हम v2 की, तो इजीली हम इसका कैलकुलेशन कर दिए। क्वेश्चन देखने में टफ लग रहा है, ये भी क्वेश्चन हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम और वेरिएबल एक्सेलरेशन से लगा सकते हैं, लेकिन अगर मैकेनिकल एनर्जी, अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का फील्ड है, हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फील्ड है, तो ये क्वेश्चन हम बहुत ही जल्दी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ध्यान से देखो, चलो एक नीट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, पता नहीं किस ईयर में आया था, ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आया तो इसका डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता था, यहाँ पे न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, Z, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर चार्ज कितना होगा, Zd, क्योंकि प्रोटॉन का ही चार्ज होता है और जेड भी इसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है ई, तो जेड प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा हमारा जेड, ठीक है। अब यहाँ एक अल्फा पार्टिकल है, क्या हमारा है अल्फा पार्टिकल, जो इधर की आ रहा है, मान लेते हैं यू वेलोसिटी से इधर की तरफ जा रहा है, बस समझ में आई, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, यू वेलोसिटी से जा रहा है। अब मान लेते हैं इनफाइनाइट, इनफिनिटी से, यानी स्टार्टिंग में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी हमारी, इनफाइनाइट थी, बस समझ में आई। अगर ध्यान से देखो, ये बताओ अल्फा पार्टिकल का आप लोग जानते हो, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। चार्ज कितना होता है हमारा 2p, चार्ज कितना होता है 2p, चार्ज कितना होता है 2p प्लस, अब ये भी क्या हमारा प्लस। अब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और मान लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियस क्या है, हमारा फिक्स्ड है, न्यूक्लियस क्या है, फिक्स्ड है। अब बताओ ये भी एक चार्ज है, ये भी एक चार्ज है, और दो चार्ज के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा लगता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स होता है हमारा, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो यहाँ मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंजर्व। सवाल क्या पूछा है, सवाल ने ये बोला कि अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस बताइए, क्लोजेस्ट अप्रोचिंग डिस्टेंस। मैंने इस वर्ड को इंग्लिश में बोल दिया है, इस वर्ड को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, इसका मतलब क्या है, हिंदी में नहीं, फिजिकली मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्या अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, ये इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा, जाहिर सी बात है, यू है तो यू इधर की तरफ तो इधर ही जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो, ये तो फिक्स्ड है, इस पे इसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, फोर्स इधर लगेगा तो एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, इधर होगा। अब इसका एक्सेलरेशन है इधर, इसकी वेलोसिटी है इधर, तो ये एक्सेलरेशन इसका वेलोसिटी के क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, अपोज कर रहा है, मतलब यू की वैल्यू क्या होगी, यू की वैल्यू कम होगी, कम होते 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 एक ऐसा सिचुएशन आएगा वहां यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। क्या अब ये अल्फा पार्टिकल इसके इधर जाएगा, नहीं, अब यहाँ अल्फा पार्टिकल क्या करेगा, यू टर्न लेगा, क्या लेगा, यू टर्न, क्योंकि अब ये वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब यहाँ से वापस जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन भी कहाँ है, इधर ही है। तो क्या अल्फा पार्टिकल का यहाँ से सबसे जो पास वाला जो डिस्टेंस है, क्या यही डिस्टेंस है कि नहीं है,
क्योंकि इससे पास हमारा आ नहीं सकता है। और क्वेश्चन में इसी के क्या पूछा है, हमको वैल्यू पूछा है, इसी डी की क्या पूछा है, वैल्यू पूछा है। अब जरा ध्यान से देखो, वही हमसे पूछा है कि ये डी की क्या बताइए, वैल्यू बताइए। जाहिर सी बात आगे हमारा अप्रोच वही होगा कि कौन सा हम क्या करें, हम एनर्जी को क्या करें, हम यहाँ पे कंजर्व करें। जब एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए क्या है, हाँ अगेन ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, ये हमारा क्या है, फाइनल कंडीशन है। ये वही बात है ना, जिसमें इस मार्कर को अगर ऐसे ऊपर फेंकता हूँ तो फिर नीचे आ जाए, ऊपर जा कहाँ है, नीचे आ जाए, तो फिर क्या ऊपर u वेलोसिटी से धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, क्योंकि g किधर की तरफ है, एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे। और कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। जब वेलोसिटी जीरो हो गया तो फिर इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, नीचे। मतलब जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर ही वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। एक लाइन बोला जाता है काइनेटिक्स का, एक्सेलरेशन ऑलवेज ट्राई टू velocity always try to make its direction in the acceleration। इन एक्सेलरेशन चाहता है कि वेलोसिटी डायरेक्शन कैसे भी करके मेरी तरफ हो जाए, ठीक है ना। अब जब ध्यान से देखें फिर से, ये इनिशियल ये फाइनल है, u इनिशियल प्लस का k इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, u फाइनल प्लस का क्या हो जाएगा, k फाइनल। u इनिशियल क्या हो जाएगा हमारा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, और समथिंग, तो ये हो जाएगा k q1 ZE इंटू 2E अपॉन क्या हो जाएगा, Z मैं ऐसे लिखता हूँ ताकि 2 और Z में कंफ्यूजन ना हो, अपॉन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये U इनिशियल होगा प्लस K इनिशियल। K इनिशियल इसका मान लेते हैं मास कितना है, m, हालांकि इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो इन मॉडल फिजिक्स। अब इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m, फिर क्या हो जाएगा, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m क्या हो जाएगा, u स्क्वायर बराबर u फाइनल, बराबर क्या हमारा u फाइनल। u फाइनल ये पार्टिकल यहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा। जब यहां तक पहुंचा तो डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक लिखेंगे k ZE इंटू 2E अपॉन कितना हो जाएगा, d। जब यहां पहुंचा तो वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। अगेन इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, d की, तो इसको इधर उधर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई कि नहीं। ये इस सवाल को भी कर सकते हैं, हालांकि ये सवाल इसके पिछले वाले दोनों सवाल सबका हमारा रीजन क्या है, सेम। अगर एक चीज से ध्यान से देखो, इस एनर्जी को फील करो, यहाँ केवल कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कुछ थी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी कम होगा। जब एक एनर्जी कम होगा तो हम ऐसा पढ़ेंगे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एक फॉर्म से किसमें बदलती है, दूसरे फॉर्म में। जब हमारे एनर्जी कम हुआ, एनर्जी हुआ कम, एक एनर्जी कम हुआ तो दूसरे का एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ेगा। जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि बी इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ काइनेटिक एनर्जी थी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी की कुछ न कुछ क्या है, वैल्यू। बात समझ में आ गई ना। इसकी वैल्यू तो डायरेक्ट कितनी है, जीरो है, क्योंकि समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है हमारा, जीरो। तो यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी घट रही है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ रहा है। एक एनर्जी घटा तो एक एनर्जी क्या हुआ, बढ़ा। लेकिन क्या चीज हमेशा ही सेम रहेगा, वो चीज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा ही क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 5 जूल, लेट्स सपोज कितनी है, 5 जूल। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। मान लेते हैं कहीं रास्ते में, और रास्ते में यहाँ की हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी हमारी 3 जूल। तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, कुछ भी करो ये 5 हमेशा ही सेम रहना चाहिए। अब 3 काइनेटिक है तो 2 क्या हो जाएगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यानी अगर यहाँ पे टोटल एनर्जी 5 है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी 5 होगा, और यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना होगा, 5। किसी भी सिचुएशन पे टोटल एनर्जी कितना होगा या मैकेनिकल एनर्जी कितना होगा, हमारा 5 ही होगा। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन में लेता हूँ। मान लेते हैं बिल्डिंग जिसकी हाइट कितनी है, h है, और मान लेते हैं यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k, और इसको कंप्रेस करके एक ब्लॉक के साथ ऐसे रखा गया है, और एक कितना कंप्रेस्ड है, x कंप्रेस्ड है, ठीक है ना, कितना कंप्रेस्ड है, x क्या होगा, कंप्रेस्ड है, कितना कंप्रेस्ड है, x क्या है, कंप्रेस्ड है, ठीक है। अब सोचो इस सिचुएशन में होगा, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको x कंप्रेस करके रिलीज कर रहा हूं।
कंप्रेस करके क्या कर रहा हूँ, इसको रिलीज कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये बताओ कंप्रेस किया है, अब हमने बोला कि स्प्रिंग जब कंप्रेस होती है तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है, और कितना कंप्रेस्ड है x, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ, आप बताओ, हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अच्छा, कंप्रेस करके इसको छोड़ा तो ये ब्लॉक, तो ये स्प्रिंग इसको कहाँ भेजेगा, इधर। जब स्प्रिंग इसको भेजेगा, छोड़ा मतलब अगेन यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी हमारी, 0। तब ये ब्लॉक कहाँ आएगा, इधर। अब ब्लॉक जैसे जैसे स्प्रिंग इधर आते जाएगा, जब नेचुरल लेंथ में आएगा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी घटी तो जो एनर्जी घटी सारी की सारी इसको कहाँ मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी। तो होगा क्या, जब इसको जस्ट छोड़ूंगा स्प्रिंग तो आ जाएगा अपने नेचुरल लेंथ में, और एम ब्लॉक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। एम ब्लॉक कहाँ जाएगा, यहाँ पे। जब एम ब्लॉक यहाँ पे आया तो क्या इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है कि नहीं है, बिल्कुल। वो वेलोसिटी कहाँ से आई, काइनेटिक एनर्जी की वजह से। काइनेटिक एनर्जी कहाँ से, वो तो शुरू लिखा ही नहीं, आई काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटा। वही तो बोला, एक एनर्जी घटेगी तो दूसरी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ से यहाँ पे सिचुएशन समझ में आया। अगर मैं पूछूं कि यहाँ की वेलोसिटी बताइए, तो क्या यहाँ की वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल कंडीशन। मैं इसको सिचुएशन 1 बोल रहा हूँ, और सिचुएशन 1 के लिए यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं। क्या यहाँ पे केवल और केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स। और स्प्रिंग फोर्स कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है हमारा, हाफ के एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये क्या है, इनिशियल। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, प्लस से कितना हो जाएगा, 0। ये कौन सा कंडीशन है, फाइनल। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल, चूंकि ये स्प्रिंग किसमें आ गया, नेचुरल एनर्जी में, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। यहाँ का काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, यहाँ की वेलोसिटी कितनी होगी, v, ये हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। जरा ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। यानी स्प्रिंग की जितनी हमारे पोटेंशियल एनर्जी थी, सारी की सारी एनर्जी किसमें बदल गई, हमारी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ हाफ से हाफ कैंसिल, इस v की वैल्यू क्या यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब दिमाग में एक और डाउट है, सर यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी, केवल स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी थोड़े ना होगा, अर्थ का भी तो होगा, बिल्कुल। यहाँ से हाइट कितनी, h, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मैं एक्स्ट्रा mgh लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। यहाँ पूछेगा तू भी हाइट कितनी, h, तो एक्स्ट्रा में क्या यहाँ पे mgh लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका कोई हमारा सेंस नहीं था। अगर हम लिखते हैं तो दोनों जगह से mgh क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्यों, क्योंकि इस ब्लॉक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कोई चेंज नहीं हुआ। जो भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ केवल और केवल किसमें हुआ, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में ही क्या हुआ, चेंज हुआ। बात समझ में आ रही है ना, केवल और केवल किसमें हुआ, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। और जितना स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, जितना स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी घटा, उतना ही इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ी। इस ब्लॉक की वेलोसिटी को बढ़ाने में ग्रेविटेशनल के पोटेंशियल एनर्जी का कोई भी योगदान नहीं है, इसलिए लिखो या ना लिखो कोई भी सेंस हमारा बनता नहीं है। ओके, लेकिन आई होप अगर आप बिगनर हो तो आपको लिखना ही चाहिए। जैसे जैसे आप और क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, इस चीज को आप डायरेक्टली हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब ये ब्लॉक आ गया और इस ब्लॉक के पास कुछ न कुछ क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। अब तो ये तो वही क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग में हाइट h है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कुछ न कुछ v है। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये क्या करेगा, हमारा प्रोजेक्शन, यहाँ से क्या करेगा, प्रोजेक्शन। अब एक क्वेश्चन बताओ, यहाँ वेलोसिटी कितनी है, v। यहाँ पूछेगा जो भी वेलोसिटी होगा, क्या यहाँ की वेलोसिटी से ज्यादा है क्यों है, क्या यहाँ की वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ की वेलोसिटी कितनी है हमारी, v डैश, कितनी है हमारी, v डैश। ठीक है, क्या आप ये बताओ v डैश बड़ा कि v बड़ा, ऑब्वियसली कौन सा बड़ा, v डैश बड़ा। कैसे v डैश बड़ा, क्योंकि जब ये पार्टिकल यहाँ पे था इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी और कुछ न कुछ क्या थी हमारी, पोटेंशियल एनर्जी। इसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0। यानी जितनी हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, सारे के सारे किसमें बढ़ गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ा तो ये ऑब्वियसली v डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ v था और यहाँ कितना हो गया, v डैश। तो v से v डैश बढ़ाने में पूरा का पूरा योगदान किसका है, हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। जबकि 0 से v बढ़ाने में पूरा का पूरा योगदान किसका, हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का। तो आई होप ये बात समझ में आ गई। अब मेरा ये क्वेश्चन है, क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं,
बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से यहाँ पर केवल दो फोर्स काम कर रहा है, स्प्रिंग फोर्स और कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम जानते हैं दोनों के दोनों फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो डायरेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एनर्जी का कंजर्वेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखो। ये हमारे इनिशियल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनल। तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का और एम जी एच किसका हो जाएगा हमारा अर्थ का। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अर्थ वाला भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे अर्थ वाला भी 0 हो जाएगा और स्प्रिंग वाला भी कितना होगा 0, प्लस क्या हो जाएगा हाफ और यहाँ का इसका वेलोसिटी कितनी होगी, हाफ एम वी डैश क्या हो जाएगा स्क्वायर। जरा ध्यान से देखोगे, अब ये जो हाफ एम वी डैश का जो स्क्वायर है, जो भी हमारे पोटेंशियल, जो भी हमारे काइनेटिक एनर्जी मिला वो पोटेंशियल एनर्जी कम हुआ, उसी की वजह से क्या हुआ मिला। अगर हम बोले यहाँ के वेलोसिटी बढ़ाने में किस वेलोसिटी का योगदान है, इस पूरे प्रोसेस में हम बोलेंगे यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ाने में इसका भी योगदान है, इसका भी योगदान है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का वेलोसिटी बढ़ाने में केवल किसका योगदान है, एम जी एच का योगदान है। पूरी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन में और कुछ बोल सकता हूँ, जैसे मान लेते हैं, फिर बोलता हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पे इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी थी वो मान लेते हैं 10 जूल कितनी थी, 10 कितनी थी, 10 जूल, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी, 5 जूल है। तो बताओ यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बताओ स्प्रिंग वाली और यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बताओ ग्रेविटेशन वाली, ठीक है। अब बताओ यहाँ की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, 10, कितनी है, 10 है, बात समझ में आई। तो यहाँ की टोटल कितनी होनी चाहिए, 10। यहाँ काइनेटिक कितना ले लिया, 5, तो बाकी दोनों मिलाकर कितने होने चाहिए, 5। अब बताओ स्प्रिंग का पोटेंशियल जब यहाँ पहुंचा तो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गया, तो कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है, क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी है नहीं है, ये कितना हो जाएगा 0। बाकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हमारा 5 जूल, कितना हो जाएगा 5 जूल। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन में ये पूछना है कि इस 10 जूल को और ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, तो इस 10 जूल में हमारा स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, इस पोटेंशियल एनर्जी किसका, स्प्रिंग का, पोटेंशियल एनर्जी किसका, ग्रेविटेशन का और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 है। स्प्रिंग ग्रेविटेशन में कितना देखें 5, तो यहाँ भी कितना होगा 5 जूल भी होगा, कितना होगा 5 जूल, और स्प्रिंग का यहाँ बचा कितना 5 जूल होगा। ध्यान से देखो, क्या ये पहले भी कितना था 5, अब भी कितना है 5। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 से क्या है 5 और स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी 5 से कितना होगा 0, यानी स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इतना ही घटेगा, ब्लॉक का उतना ही क्या होगा बढ़ेगा। सपोज करो मैं इस वाले पॉइंट पे पहुंच गया, इस वाले पॉइंट में अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मान लेते हैं कि कितनी है 6 जूल, क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है 5, यहाँ कितना है 6। अब जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे कुछ नीचे आए तो ग्रेविटेशन की कुछ पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, तो जो कम हुआ वही किसमें बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यहाँ कितना था 5, यहाँ कितना है 6, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, क्योंकि हमेशा 10 क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और ये कौन सी है, स्प्रिंग वाला या ग्रेविटेशन वाला है, जाहिर सी बात है कौन सा वाला हमारा ग्रेविटेशन वाला है, ये स्प्रिंग वाला हमारी नहीं है। बात समझ में आ गया ना। अगर मैं ये बोलता क्या यहाँ की हमारी काइनेटिक एनर्जी हमारी 4 जूल हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ कितना है 5, यहाँ जो भी होगा वो 5 से क्या होगा ज्यादा ही होगा। बात समझ में आ रही है ना। अगर मैं यहाँ पूछूं बताइए यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली कितनी होगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन वाली कितनी होगी। यहाँ की काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग का भी 0 होगा, ग्रेविटेशन का भी कितना होगा 0, तो बाकी सारी की सारी एनर्जी किस में चली जाएगी, हमारी काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखें, अभी मैंने ये जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ पे अप्लाई किया था, तो v की वैल्यू क्या आया था, v की वैल्यू v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा kx स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, m कहाँ है m नीचे, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट kx स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा m। क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू है कि नहीं है, बिल्कुल है, ठीक है। अब मैं ये पूछूं, बताइए पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक के जाने में, पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक का जाने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लेगा, तो वो टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी इसके पास जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी है, अब ये हमने एनर्जी कंजर्वेशन तो कर लिया। अब एडवांस क्वेश्चन में क्या होता है, एडवांस क्वेश्चन में वो क्वेश्चन जोड़ते रहेगा,
एनर्जी कंजर्वेशन तो कर लिया, और जितने मेरे पास केसेस आ रहे थे केवल इतने ही केस नहीं, बहुत सारे केसेस ऐसे बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं थोड़ा चाहता हूँ कि इसी क्वेश्चन को लेकर थोड़ा कुछ टाइम में लिखे जाए। हम पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने के ना टाइम नहीं, टाइम कैलकुलेट करना है, और हम जानते हैं कि कोई टाइम 2D मोशन होता है, और 2D मोशन को हम 2 1D में तोड़ देते हैं, बाकी दोनों से दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, बस दोनों में क्या सेम होता है, हमारा टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे से भी इधर है, इधर है, ये भी कितना टोटल क्या है, हॉरिजॉन्टल है। क्या वर्टिकल में कोई वेलोसिटी है, नहीं है, नहीं मतलब कितना है, 0 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा, h है। तो हम सिंपल लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर क्या हो जाएगा, ut प्लस क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ a, और यहाँ a कितना है, g, फिर क्या हो जाएगा t स्क्वायर। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने में वही समय होगा जो यहाँ से यहाँ तक, या यहाँ से यहाँ तक जाने में समय होगा, और वही समय होगा जो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो u की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये वाली वैल्यू कितनी है, 0। s की वैल्यू कितनी है, h। अब साइन, नीचे वाले साइन को क्या लिखो, प्लस कर दो, सारी साइन क्या हो जाएगा, प्लस बराबर क्या हो जाएगा, हाफ g, फिर क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2h/g, अंडर रूट लगाएंगे तो ये वैल्यू किसकी आएगी, ये क्या हो जाएगा, हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसका, जब ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब मैं ये पूछूं, क्या तुम ये वाली वैल्यू बता सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, ये d की वैल्यू, बिल्कुल बता सकते हैं। ये d क्या, क्या ये वेलोसिटी v था, वो किस में था, हॉरिजॉन्टल में, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना था, v, और इसी v की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे निकाली, √kx² अपॉन क्या हो जाएगा, √kx² अपॉन क्या हो जाएगा। क्या ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में है कि नहीं, जो हाँ अभी हमने यहाँ नीचे निकाला, बिल्कुल निकाला। अब क्या इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, नहीं, इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब बताओ जो ये दूरी d है वो किस वाले वेलोसिटी की वजह से है, वो इस वर्टिकल वाले की वजह से कि इस हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से, जाहिर सी बात है किसकी वजह से, हॉरिजॉन्टल वाले से, और हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सिंपली d बराबर क्या लिख सकते हैं, v इनटू क्या लिख सकते हैं, t, जहां t क्या हमारा टाइम पीरियड है, क्योंकि हम जानते हैं यहां से यहां तक जाने में लगा समय, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय, और यहाँ से ऐसे जाने में लगा समय, सब समय क्या होता है हमारा सेम होता है। v की वैल्यू क्या आया, √kx² अपॉन क्या हो जाएगा m, और टाइम की वैल्यू क्या होगी, टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2h अपॉन कितना हो जाएगा, g, यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, d। अब जरा ध्यान से सुनना, ये d का एक्सप्रेशन बहुत गंदा आता है, कभी-कभी एडवांस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि दिखने का एक्सप्रेशन लंबा होता है लेकिन उसका कांसेप्ट क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। आई होप आपको एनर्जी कंजर्वेशन पे कुछ कॉन्फिडेंस आ गया होगा। मेरा यही सजेशन है, देखो फिजिक्स कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल लगाने से और ज़्यादा फिजिक्स और ज़्यादा अच्छे डेवलप होती है। आप और ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, जितना ही ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा इसकी क्लैरिटी होगी। आई होप मैंने अपनी बात को अच्छे से रख दिया है, और मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा था कि आपको अच्छा खासा आता है। अदरवाइज पढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों को बहुत ही बेसिक से, बहुत ही आराम चीज़ से, बहुत ही धीरे धीरे बहुत चीज़ें समझा के पढ़ाया जा सकता है अगर आप क्लास 11th में हो तो। ठीक है, सो थैंक यू।